नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया या फिर इसके पहले नवोदय दे चुके हैं या अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर। दोस्तों, DSSB बहुत ही बड़े स्तर पे यानी कि लगभग 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती लेकर आ रहा है, जिसमें आपके TGT, PGT, PRT सहित नॉन टीचिंग के पोस्ट भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके पोस्ट आ रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए, आप किस प्रकार तैयारी करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन DSSB में 100% कन्फर्म हो जाए। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो DSSB अपनी वैकेंसी लेकर आ रहा है वो वैकेंसी है टोटल 16,546, यानी जो विभिन्न पोस्ट हैं जैसे TGT, PGT, PRT और नॉन टीचिंग के पोस्ट, सभी पोस्ट को मिलाकर 16,546 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही है। जिसमें अगर पोस्ट डिटेल्स की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो लगभग है 1,079 पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की 153 पोस्ट, TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 10,956, यानी सबसे अधिक जो पोस्ट है वो आपकी TGT की रहने वाली है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि TGT की जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उसमें कितने पोस्ट आपके रहने वाले हैं। आगे बात करें तो TGT स्पेशल एजुकेशन में 951 सीट, कंप्यूटर टीचर के 376, वहीं पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की 463, म्यूजिक टीचर का 182, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 638, TGT डोमेस्टिक साइंस का 368, ठीक है, ड्राइंग टीचर का 572, योगा टीचर का 496, लाइब्रेरियन का 312, यानी टोटल अगर मिला दिया जाए सभी पोस्ट को तो 16,546 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आ रही है। अगर हम लोग बात करें TGT की, ठीक है, तो TGT हिंदी की पोस्ट लगभग रहने वाली है 1,092, वहीं बात करें TGT इंग्लिश की तो 2,072, TGT मैथ्स की 2,951, TGT नेचुरल साइंस की 2,331, TGT पंजाबी की 82, TGT संस्कृत का 879, सबसे अधिक पोस्ट आपका TGT सोशल साइंस, ठीक है, 1,426, TGT उर्दू का 339 और कंप्यूटर साइंस का 330 पोस्ट आपका ये रहने वाला है TGT में। आगे बात करें अगर कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है DSSB 2023 की, तो दोस्तों सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको देना होगा स्किल टेस्ट। अगर आप स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाती है, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में, कुछ ही पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होंगे आपको फाइनल सिलेक्शन देने के लिए। आगे बात करें दोस्तों PRT में आपका क्या होने वाला है, तो दोस्तों PRT के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपका क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो क्लास 12th में 50% के साथ आपका या तो डिप्लोमा या DLED या BEd होना अति आवश्यक है, और इसके साथ में आपका जो CTET फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यानी प्राइमरी लेवल का, ये क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है, ठीक है। CTET में अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल के साथ साथ चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में जनरल के लिए 90 और उसके अलावा OBC SC ST के लिए 82 नंबर होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली के अलावा अदर स्टेट से हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आपको 90 नंबर ही लाने होंगे CTET में, तभी आप PRT का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो वहाँ की दिल्ली की कैटेगरी है OBC SC ST, सिर्फ उनको 82 नंबर पर ये फॉर्म भरने का छूट रहेगा। बात करें एज लिमिट की तो जनरल के लिए 30 साल, अगर आप OBC से हैं, ठीक है, अदर स्टेट हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें, 30 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं
तो आपको ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, और दिल्ली से अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 90 नंबर सीटेट में लाने ही होंगे, ठीक है। और आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए भी आपका क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा या डीएलएड या बीएड में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में सीटेट जो है वो पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें भी अगर आप अदर स्टेट से हैं और चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें, आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, अगर आप दिल्ली से हैं तो यूआर में 90 और उसके अलावा ओबीसी एससी या एसटी हों तो आपको लाने होंगे 82 नंबर सीटेट लेवल 2 के पेपर में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अदर स्टेट वालों को ना तो सीटेट में छूट मिलेगी और ना ही किसी कैटेगरी में, ना ही एज में, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं तभी आपको सीटेट कैटेगरी छूट मिलेगी या फिर एज में छूट मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न लगभग 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आप चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे आप पीआरटी दीजिए, सबसे अधिक प्रश्न आपके इसी से पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न। इसके बाद अगर आपने केवीएस दिया है तो मैथ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आपका जो लगभग सिलेबस है वो केवीएस हो, नवोदय हो, चाहे DSSS भी हो, लगभग आपका सिलेबस जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो मैथ से भी लगभग 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 20 और जीके से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश से भी 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लगभग 200 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 200 नंबर के लिए 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने केवीएस या नवोदय का तैयारी किया है तो आपके लिए DSSS भी बहुत टफ नहीं रहने वाला। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो दोस्तों मैंने पीछे आपको बता ही दिया कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए भरते हैं तो पेपर फर्स्ट यानी लेवल 1, और अगर आप टीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो लेवल 2 सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अदर स्टेट के लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, यानी कि किसी भी कैटेगरी से हो आपके 90 मार्क्स सीटेट में अनिवार्य होने चाहिए। आगे बात करें कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगती है। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये लगती है मेल की, ठीक है, जबकि फ़ीमेल के लिए ये 0 रुपये है, यानी 1 भी रुपये फीमेल कैटेगरी का इसमें नहीं लगता है, ठीक है। आगे बात करें कि जो आउटसाइड कैंडिडेट हैं यानी दिल्ली के बाहर के, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हों आप DSSS का फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो दोस्तों जो DSSS है ये अपना एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में ही बनाता है, यानी आप चाहे कहीं से भी हो, ठीक है, चाहे कन्याकुमारी से हो, जम्मू कश्मीर से हो, राजस्थान गुजरात से हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से हो, अगर आप DSSS का फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना होगा। बात करें एग्ज़ाम टाइप की, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ये ऑफलाइन नहीं होता है। तो कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो पेपर का लेवल होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप पेपर दे सकते हैं उस भाषा में। बात करें टाइम की, तो दोस्तों केवीएस में बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलता है पेपर देने के लिए, यानी एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 3 घंटे, लेकिन आपको यहाँ DSSS भी मिलेंगे सिर्फ 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। प्रति प्रश्न आपको मिलेंगे 36 सेकेंड, यानी कि अगर आप एक प्रश्न पे 72 सेकेंड समय देते हैं तो आप एक प्रश्न पीछे हो जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है DSSS में, जबकि केवीएस में 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए। और प्रश्न भी लगभग कम होता है, 180 प्रश्न ही होता है, ठीक है, यानी एक प्रश्न पे आपको मिलता है 1 मिनट, जबकि DSSS में एक प्रश्न पे मिलता है 36 सेकेंड। तो आपको DSSS के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही फास्ट करना होगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि DSSS में नेगेटिव मार्किंग होती है।
ठीक है, 1/4। यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो एक सही प्रश्न होता है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। यानी 5 प्रश्न में अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया और 1 प्रश्न सही किया तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। ठीक है, क्योंकि 4 प्रश्न पे आपका जो एक सही प्रश्न है इसको भी गलत कर दिया, यानी नंबर इसका काट लिया जाएगा। आगे बात करें इंटरव्यू की, तो दोस्तों केवीएस में इंटरव्यू होता है, नवोदय में भी इंटरव्यू है, जबकि DSSB में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य अंतर है वो है टाइम का। केवीएस में मिलता है 180 मिनट, जबकि DSSB मिलेगा आपको 120 मिनट। केवीएस में एक प्रश्न पे आपको मिलता है 1 मिनट, जबकि DSSB पे एक प्रश्न पे आपको मिलेंगे 36 सेकेंड। ठीक है, अगली बात कि केवीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि DSSB में निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, इसके साथ ही जो DSSB होता है इसमें 2 पार्ट में जो आपका पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोनों ही पार्ट में आपको चाहिए 40%। ठीक है, अगर आपके ए में 40% है और बी में अगर 40% से कम है तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए दोनों ही पार्ट में आपको 40% लाने होते हैं। ठीक है, जबकि केवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला केवीएस में इंटरव्यू होता है, DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये मुख्य अंतर है आपके केवीएस और DSSB की वैकेंसी में। दोस्तों आगे बात करें कि आपको अभी से ही तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या रीज़न होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपका जो ये एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यानी केवीएस, नवोदय, ठीक है, या फिर किसी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग जॉब के लिए, उन सब में सबसे टफ, सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आपका DSSB का होता है। ठीक है, इसलिए आपको इसकी तैयारी 3 से 4 महीने पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि अभी बहुत से यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं कि फॉर्म आने वाला है, लेकिन फॉर्म अभी आया नहीं है, और फॉर्म आने के बाद भी आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप अभी से ही तैयारी में लग जाते हैं। तो 3 से 4 महीने आपको फॉर्म आने के बाद मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप अभी से करते हैं तो आपको 5 से 6 महीने आराम से मिल जाएंगे और इतने दिन में आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छे से लेके चलनी होगी। जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी आपको बहुत ही कम प्रश्न गलत करने होंगे इसमें। उसके बाद अगला जो रीज़न है वो है आपका टाइम शॉर्टेज। यानी अदर जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे नवोदय की, केवीएस की या स्टेट लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम की, उन सब में सबसे कम टाइम आपको मिलता है DSSB में। इसलिए आपको अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ानी होगी। यानी पर क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम स्पेंड करना होगा। आगे बात करें कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि केवीएस में जिनको भी जॉब मिली होती है वो भी आपका DSSB का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि केवीएस भारत के किसी भी कोने में आपको ज्वाइन करा देता है। तो मान लेते हैं अंडमान निकोबार करा दिया, या फिर आपको नागालैंड या असम करा दिया, और आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे कि DSSB का एग्ज़ाम देंगे ताकि आपको दिल्ली में जॉब मिल जाए। तो इसलिए केवीएस और नवोदय के टीचर भी इसमें बैठते हैं दिल्ली आने के लिए। ठीक है, तो ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। दोस्तों आगे बात करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको अभी सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि अभी फॉर्म तो आया नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और आराम से एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। इसलिए 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट को लेकर चलिए, पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर जाके 3rd या 4th सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करिए। अगला बात करें कि क्या आपको 100% कोचिंग पे ही डिपेंड रहना है, तो बिल्कुल नहीं। आपको 100% कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है। दोस्तों एक कहावत है, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। तो आप कोचिंग में आपको कितना भी पढ़ाया जाए, अगर आप खुद से घर पे आकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपका जो नॉलेज है वो उतना ही रह जाता है जितना कि कोचिंग वाले आपको देते हैं। इसलिए आप खुद से भी किताबों को पढ़ के
ठीक है, अलग से नोट्स बना के या नोट्स तैयार करके भी आपको अपनी तैयारी करनी होगी। पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद सेल्फ इफोर्ट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इसमें। ठीक है, आपको कम से कम 20,000 MCQ की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिला के आपको लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न इकट्ठा करना है और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके साथ ही आपको ऑफलाइन टेस्ट नहीं देना है। बुक्स जैसे कि बहुत से मार्केट में बुक्स अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस सेट के, तो आपको उन बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्रैक्टिस सेट देना है और पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है ताकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है भी नहीं हो रही है, सभी बातें आपकी क्लियर पर डे होती रहेगी। तो दोस्तों ये था आपका DSSS से जुड़ी सभी बातों पर मैंने जितना हो सका उतना आपको समझा दिया। अगर कोई मिस्टेक रह जाती है या कोई गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में उस गलती को ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि DSSS या किसी भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई नोटिस या सूचना आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।